छोटे से गांव में गोपाल नाम का लड़का रहता था। बचपन में ही उसने अपने माँ बाप को खो दिया। उसके पास ना कोई सहारा था, ना ही उसके पिताजी की कोई जमीन। वह एक छोटे से झोपड़े में रहता था और वह झोपड़ी गांव में बाढ़ आने के कारण बह गई। गांव का जमींदार रामलाल बहुत दयालु था। उसने गोपाल पर तरस खाकर उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया और रहने के लिए एक झोपड़ी दे दी। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। अब गोपाल बड़ा हो चुका था और आज भी वह जमींदार के यहाँ काम करता था। जमींदार भी उस पर बहुत भरोसा करता था। एक दिन रामलाल गोपाल से कहता है, गोपाल बेटे, तुम अब शादी क्यों नहीं कर लेते? अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। तुम्हारी पत्नी आएगी तो तुम्हारा आधा काम वह संभाल लेगी, तुम्हारा घर संभाल लेगी, तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम हो जाएगा। मेरी भी अब उम्र हो चली है। पता नहीं कब भगवान का बुलावा आ जाए, मेरे सामने तुम्हारी शादी हो जाए तो मैं भी तुम्हारे लिए निश्चिंत हो जाऊंगा। अरे सेठ जी, ऐसा क्यों कहते हो? आपको मेरी उम्र भी लग जाए, आपके सिवा मेरा है ही कौन? आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। माँ बाप तो बचपन में ही चले गए। बचपन से लेकर अब तक आपने ही मुझे संभाला है। आपका उपकार तो मैं कभी नहीं चुका सकता। उपकार की बातें छोड़ो, बताओ शादी करोगे? लड़की मैं ही देखूं या तुमने कोई देख रखी है? नहीं सेठ जी, मेरी नजर में कोई लड़की नहीं है। आपको जैसा ठीक लगे आप वही करिए। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं हो। आप जो निर्णय लेंगे वही उचित होगा और मेरे भले के लिए ही होगा। अब आप ही मेरे पिता समान हो। अच्छा भाई, ठीक है। मेरी नजर में तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी लड़की है। और हाँ, तुम शादी के खर्चे की चिंता मत करना, वह जिम्मेदारी मेरी हुई। पिता का दर्जा दिया है तो मेरी बात भी माननी पड़ेगी। जी मालिक, जैसा आपको ठीक लगे। रामलाल का बेटा ये सारी बातें सुन लेता है और गुस्से से अपने पिताजी के पास जाकर कहता है, पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? आपको क्या जरूरत है गोपाल की शादी का खर्च उठाने की? ये मत भूलिए कि वह हमारा नौकर है। नौकर से इतना लगाव ठीक नहीं है। ऐसे तो वह सिर पर चढ़ जाएगा। आज आप उसकी शादी के लिए पैसा दे रहे हैं तो उसे आदत लग जाएगी। बचपन से आज तक वह हमारे ही पैसों पर पलता आया है और अब आप उसकी शादी भी करवा रहे हैं। आपने क्या उसका ठेका ले रखा है? जबान संभाल के बात करो। वह मेरा नौकर नहीं, मेरे बेटे की तरह है। ये मेरी संपत्ति है, मैं जो चाहे वो करूंगा। और तुम मुझे ये मत सिखाओगे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा बाप हूं। पिताजी, आप अब भी ठीक नहीं कर रहे हैं। मैं आपका बेटा हूं, वो फटीचर गोपाल नहीं। आप मेरी तुलना उसके साथ कर रहे हैं। मेरे सामने उसकी क्या औकात है? आप उसकी भोली शक्ल पर मत जाएं। सारे गरीब लोग ऐसे ही होते हैं। एक दिन आपको पता चल जाएगा कि अपना कौन है और पराया कौन। अपने और पराई की बात तो तुम करो ही मत। मुझे अच्छे से पता है कौन अपना है और कौन पराया। पहले जब मैं बहुत बीमार था तब कहा गया था तुम्हारा अपनापन। तब गोपाल ने मेरी कितनी सेवा की, दिन रात मेरी सेवा में लगा रहा। आज मैं जिंदा हूं तो सिर्फ उसकी वजह से। तुमने तो मेरी एक बार भी खबर नहीं ली। तुम अपने नशे में दूध कमी पड़े रहते थे। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? बोलो। और यहां आकर अपने पराये का भाषण दे रहे हो। चले जाओ यहां से। लगता है उसने आप पर कोई जादू टोना कर दिया है, इसलिए आप अपने बेटे के नौकर की तरफदारी कर रहे हो। और आपकी उम्र भी तो हो चली है। आपकी उम्र में आदमी साठियां जाता है। अभी काम करो, सारा हिसाब किताब मुझे दे दो, नहीं तो आप इसी तरह से सब पैसे लुटा दोगे और मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आने वाला। तुम्हारे हाथ में हिसाब किताब देकर मुझे अपना नाम नहीं खराब करना है। मैंने पैसे और बहुत मेहनत से कमाए हैं। समाज में मेरी बहुत इज्जत है और तुम मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहते हो।
मैं अपनी इज्जत मिट्टी में नहीं मिलवाना चाहता। और अगर तुम्हें हिसाब किताब चाहिए तो उस लायक बनकर आओ, फिर बात करेंगे। काश तुम्हारी जगह भगवान मुझे गोपाल जैसा बेटा दिया होता। अशोक वहां से गुस्से से चला जाता है। इस फटीचर गोपाल का कूच करना पड़ेगा। ये 2 टके का नौकर मेरी जगह लेने की कोशिश कर रहा है। उसकी तो छोड़ो, जब अपना ही सिक्का खोटा निकले तो भला क्या करे। मेरा बाप होकर मेरी जगह उस मनहूस की तरफदारी कर रहा है। ये अपमान मैं कभी नहीं भूलूंगा। वक्त आने पर दोनों को सबक सिखाऊंगा। रामलाल गोपाल की शादी करवा देता है। गोपाल की जिंदगी और बेहतर हो जाती है। सचमुच वर्षा, तुम्हारी आने से मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। अब तक मैं अपने सारे काम खुद ही किया करता था, खाना पकाना, कपड़े धोना। अब सब तुम संभाल लेती हो और तुम्हारी आने की वजह से मेरा अकेलापन भी दूर हो गया है। माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए और फिर मालिक ने ही मुझे सहारा दिया। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। उनका उपकार मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। आज तुम मुझे मिली हो तो सिर्फ उनकी वजह से। मालिक मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं, ये बात तुम भी हमेशा याद रखना। मालिक के मान सम्मान में कभी कोई कमी मत रखना। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। रामलाल चाचा दिल के बहुत अच्छे आदमी हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अशोक रामलाल से कहता है, सुनिए पिताजी, मुझे 10,000 चाहिए। तुम्हें इतने सारे पैसे किस लिए चाहिए? वो मैं आपको नहीं बता सकता, बस मुझे पैसे दे दीजिए। समझ गया। अपने नशे की लत और जुआ खेलने के लिए तुम्हें पैसे चाहिए, क्योंकि अब तक तुम यही करते आए हो। अशोक, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। ये सब गंदी आदत छोड़ दो। इसमें कुछ नहीं रखा, सिर्फ बर्बादी ही होगी। मैंने आपसे रुपए मांगे हैं, ज्ञान नहीं। मेरी जो मर्जी में करूं। आखिर ये सब पैसे मेरे ही तो है। मैं ही आपका इकलौता हूं। मेरा जहां मन करेगा मैं वहां खर्च करूंगा। आप अपनी सलाह अपने पास ही रखिए और मुझे बस पैसे दे दीजिए। बदतमीज, अपने पिता से कैसे बात करते हैं? तुम्हें इसकी भी तमीज नहीं रही। तुम दिन दिन बदतमीज होते जा रहे हो। अगर किसी अच्छे काम के लिए मांगते तो मैं तुम्हें पैसे दे भी देता, लेकिन अब मैं फुटी कोड़ी भी नहीं दूंगा। ये धन दौलत मैंने बहुत मेहनत से कमाई है, जुए और नशे में उड़ाने के लिए नहीं। निकल जा मेरे नजरों के सामने से। तुम्हें देने के लिए मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। अच्छा, मेरे लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं और उस फटीचर की शादी पे उड़ाने के लिए तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं। ये आप बिल्कुल भी ठीक नहीं न कर रहे। एक बार और सोच लीजिए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। बदतमीज अपने बाप को धमकी देता है। और कौन से पैसे? तुमने आज तक कभी फूटी कोड़ी नहीं कमाए। बचपन से लेके आज तक मैंने तुम्ही किसी बात की कोई कमी नहीं होने दी। बहुत लाड़ प्यार से तुम्हें पाला। शायद यही मेरी गलती है जिसकी सजा आज मुझे मिल रही है। निकल जा यहाँ से। अशोक गुस्से से चला जाता है। गोपाल रामलाल को परेशान देख पूछता है, क्या हुआ मालिक? आप बहुत परेशान लग रहे हो। क्या बताओ बेटे, अशोक ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। दिन बाजाबो दिन वह बिगड़ता चला जा रहा है। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। वह सही और गलत का फर्क भूल गया है। पता नहीं इस लड़के का क्या होगा। मालिक, आप ज्यादा परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। आप छोटे मालिक से प्यार से बात करके उन्हें समझा दीजिए, वो समझ जाएंगे। वो दिल के बुरे नहीं है। नहीं गोपाल बेटे, तुम नहीं जानते। अब बात हाथ से निकल चुकी है। वह बातों से मानने वाला नहीं है। उसके लिए मुझे कोई कठोर कदम उठाना पड़ेगा। इधर अशोक बहुत गुस्से में होता है और सोचता है, मैं भी देखता हूँ मुझे पैसे कैसे नहीं मिलते। मुझे किसी भी हालत में पैसे चाहिए।
इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। यहाँ भी घी सीधी उंगली से नहीं निकलने वाला, मुझे उंगली टेढ़ी करने की पड़ेगी। वर्षा, जल्दी से मुझे खाना दे दो, मुझे देर हो रही है, खेत में जाना है, बहुत काम पड़ा है। वर्षा गोपाल को खाना देती है। गोपाल खाना खाने के बाद खेत में काम करने के लिए चला जाता है। अगले दिन तिजोरी में से 20,000 चोरी हो जाते हैं। रामलाल अपने सारे आदमियों से पूछताछ करता है, लेकिन उन पैसे का कोई पता नहीं चलता। तभी अशोक वहां पर आकर बोलता है, क्या बात है पिताजी, आप बहुत परेशान लग रहे हो, क्या हुआ है? छोटे मालिक की तिजोरी से 20,000 रुपए चोरी हो गए हैं। चोर का कुछ पता नहीं चल रहा। आखिर कौन पैसे निकाल सकता है? अच्छा, तो ये बात है। चोर और कौन होगा? गोपाल ही होगा। जरूर गोपाल ने ही पैसे निकाले हैं। ये तुम क्या कह रहे हो अशोक? मुझे गोपाल पर पूरा भरोसा है, वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। उस पर भरोसा करके अपने गलती की है। वो आपके भरोसे के लायक नहीं है। चोरी उसी ने की है। उसकी तो पहले से ही हमारे पैसे पर नजर है। आप उस पर बहुत भरोसा करते थे ना, उसको कभी कभी तिजोरी की चाबी अभी देते थे। अब पता चला दिन रात आपके आगे पीछे हो, इसी के लिए तो घूमता था। तभी गोपाल वहां पर आ जाता है। क्या बात हो गई है मालिक, कुछ हुआ है क्या? इतना सब करने के बाद पूछ रहे हो कि क्या हुआ है? चोरी की है तुमने, और ऊपर से हिम्मत तो देखो, इसकी मुंह उठाकर चला आया। तुम्हें शर्म नहीं आती? जिस थाली में खाते हो उसमें छेद करते हो। मालिके, ये छोटे मालिक क्या कह रहे हैं? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। चोरी और मैं? राम राम राम, मैं तो सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकता मालिक। ज्यादा भोले मत बनो। चोरी तुम ही ने की है। सच सच बताओ, वो पैसे कहाँ हैं? वरना लात मारकर तुम्हें यहां से निकाल दूंगा। तुम जैसे मक्कार को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। पहले बड़े लोगों को अपने चिकनी चिकनी बातों में फंसाते हो, उनका भरोसा जीत लेते हो, फिर जैसे ही मौका मिले हाथ साफ करके निकल जाते हो। एहसान फरामोश। मेरे पिताजी ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, और तुमने उनके एहसान का ये सिला दिया। गोपाल को बहुत दुख पहुंचता है, वो रोने लगता है। बस अशोक, बस अब बहुत हो गया तुम्हारा। कब से तुम गोपाल को भला बुरा बोलते जा रहे हो, अब और एक शब्द भी नहीं। मैं गोपाल के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनूंगा। मुझे गोपाल पर तुमसे भी ज्यादा भरोसा है कि गोपाल ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकता। गोपाल भले ही गरीब है, लेकिन उसकी नीयत, उसकी ईमानदारी और उसकी अच्छाई में वह तुमसे कई गुना ज्यादा अमीर है। उसकी बराबरी तुम दूर दूर तक नहीं कर सकते। तुम ही उसे कुछ भी बोलने का कोई अधिकार नहीं। आप एक मामूली नौकर के लिए अपने बेटे का अपमान कर रहे हो। ये गोपाल एक नंबर का धोखेबाज है और चोर है। इसने चोरी की है। इसने आपके आंखों के ऊपर पट्टी बांध रखी है, इसलिए आप सच्चाई को देख नहीं पा रहे। मैं तो कहता हूं इसके घर की तलाशी लीजिए। जरूर इसने पैसे वही छुपाए होंगे। बस अब बहुत हो चुका अशोक, ज्यादा बोलोगे तो मेरा हाथ उठ जाएगा। मैं अच्छी तरह से जानता हूं तुम गोपाल पर झूठा आरोप लगाकर उसे मुझसे दूर करना चाहते हो। मुझे तो लगता है चोरी उसने नहीं की है। मैंने तुम्हें पैसे नहीं दिया तो तुम इतना गिर गए कि अपने ही घर में चोरी करने लगे। आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो, अपने बेटे पर? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? आपको इस नौकर पे भरोसा है और अपने बेटे पर नहीं? नहीं है, मैं सबके सामने कहता हूं, मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तलाशी तो तुम्हारी कमरे की होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो आप बेशक मेरे कमरे की तलाशी लीजिए, लेकिन मेरी एक शर्त है।
मेरे कमरे की तलाश के बाद आपको गोपाल के घर की भी तलाश लेनी होगी, तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिर क्या था, अशोक के कमरे की तलाशी ली जाती है, लेकिन उसके कमरे में वो पैसे नहीं मिलते। देखा आप सबने, नहीं मिले ना पैसे। मैं आपको कब से कह रहा हूं कि पैसे गोपाल ने ही चुरा है। एक बार उसके घर की भी तलाशी ली जानी चाहिए। छोटे मालिक बिल्कुल सही कह रहे हैं, गोपाल के घर की तलाशी लेते हैं। फिर गोपाल के घर की तलाशी ली जाती है और गोपाल के घर में पैसे मिल जाते हैं। ये लीजिए मालिक, गोपाल के पलंग के नीचे रखे थे। गोपाल को बहुत बड़ा धक्का लगता है कि आखिर उसके घर में पैसे आए कहां से। देखा पिताजी आपने, मैं आपको कब से कह रहा था कि पैसे गोपाल ने लिए हैं, लेकिन आपने मुझ पर भरोसा नहीं किया। अब चला, अपना कौन है और पराया कौन। रामलाल को भी बहुत बड़ा धक्का लगता है। वह कुछ भी नहीं बोलता, बस चुपचाप खड़ा रहता है। बोलिए ना, अब आप चुप क्यों खड़े हो? नहीं मालिक, ये सच नहीं है। मैं नहीं जानता मेरे घर पर पैसे कैसे आए, लेकिन मैं ऐसा काम कभी नहीं कर सकता। मैं चोरी कभी नहीं कर सकता मालिक, मेरा भरोसा कीजिए। चुप कर धोखेबाज। आज तुम्हारी वजह से पिताजी को कितनी ठेस पहुंची है। वो तुम पर कितना भरोसा करते थे, मुझसे भी ज्यादा तुम पर भरोसा था। तुमने उनका विश्वासघात किया है। तुमने आज पिताजी का दिल तोड़ दिया है। सबूत सबके सामने है कि चोरी तुमने ही की है। अब और कहने को बचा ही क्या है। पिताजी, मैं तो कहता हूं, इस धोखेबाज को पुलिस के हवाले कर देते हैं। नहीं मालिक, मैंने चोरी नहीं की है। आप तो मेरे लिए भगवान समान हैं। मैं आपके घर में चोरी नहीं कर सकता। कुछ बोलिए मालिक, ऐसे चुप मत रहिए। रामलाल एक शब्द भी नहीं बोलता। पिताजी, ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। नहीं अशोक, तुम पुलिस को नहीं बुलाओगे। चलो यहाँ से। लेकिन पिताजी, आप इसे ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? इसको या तो मिलनी चाहिए। मैंने कहा ना, तुम नहीं बुलाओगे। मुझे कोई शिकायत दर्ज नहीं करवानी। चलो यहाँ से। ऐसे मत जाइए मालिक, कुछ तो बोलिए। आप मुझसे रूठ जाओगे तो भगवान मुझसे रूठ जाएगा मालिक। मुझसे बात कीजिए मालिक। खबरदार, अगर मेरे पिताजी के पास आने की भी कोशिश की, आज के बाद अगर हमारे घर के आसपास भी दिखे तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। शुक्र मनाओ, मैंने पुलिस नहीं बुलाई। पिताजी ने तुम पर और एहसान कर दिया है, नहीं तो आज तुम जेल में होते। गोपाल रामलाल को मनाने की बहुत कोशिश करता है, रोने लगता है, लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता। रामलाल वहां से चला जाता है। वर्षा, ये क्या हो गया? आज मैंने अपने भगवान समान मालिक का दिल दुखाया है। उन्हें कितना बुरा लग रहा होगा। वो तो अंदर से पूरे टूट चुके होंगे। लेकिन आपकी तो कोई गलती नहीं है। और ये पैसे हमारे घर पर कब आए? किसने रखे? ये जरूर किसी का षड्यंत्र है आपको फंसाने के लिए। वो मैं नहीं जानता वर्षा। मुझे इस वक्त मेरे मालिक की चिंता हो रही है। न जाने वो मेरे बारे में क्या क्या सोच रहे होंगे। मुझे कैसे भी उनसे बात करनी ही होगी। मेरी बात सुनिए, अभी आपका वहाँ जाना ठीक नहीं होगा। आपने देखा नहीं, आपकी बात किसी ने नहीं सुनी। कोई भी आप पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक कि रामलाल चाचा ने भी आप पर भरोसा नहीं किया। वो बिना कुछ बोले ही चले गए। मालिक की इसमें कोई गलती नहीं है वर्षा। उनका दिल टूट चुका है। भले ही मैंने चोरी नहीं की है, लेकिन सबके सामने वो पैसे मिले हैं और ये साबित हुआ है कि मैं ही चोर हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं अपनी बेगुनाही कैसे साबित करूं? मालिक को कैसे समझाऊं? अभी इस वक्त आप किसी से बात मत कीजिए। कुछ दिन बीत जाने दीजिए, फिर रामलाल चाचा से बात करना।
गोपाल वर्षा की बात मान लेता है और सारे गांव में ये बात फैल जाती है कि गोपाल ने रामलाल के घर से पैसे चुराया है। सारे गांव वाले गोपाल को देखकर बातें बनाने लगते हैं। गोपाल को लोगों की बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है। गोपाल रामलाल की एक झलक देखने के लिए घंटों तक उसके घर के बाहर खड़ा रहता है, क्योंकि उस दिन से रामलाल ने घर से निकलना भी बंद कर दिया था। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। सुनिए जी, घर का राशन खत्म होने को आया है। आटा बस 2 दिन का ही बचा है। आप अपने मालिक के भरोसे और कितने दिन बैठेंगे? मुझे नहीं लगता कि अब वो आपको काम पर बुलाएंगे। आप कुछ और काम देख लीजिए, नहीं तो हमारे घर का गुजारा कैसे होगा? हमें तो भूखे रहने की नौबत आ जाएगी। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि घर का राशन खत्म हो गया है? अब बता रही हो। कैसे बताती? आप दिन रात सोच में डूबे रहते हो, ना ठीक से खाते हो, ना सोते हो। मेरी मानिए, आप उस बात को भूल जाइए और आगे बढ़िए। मैं अभी गांव में काम देख कर आता हूँ, शायद किसी के पास कोई काम मिल जाए। फिर गोपाल गांव में निकल पड़ता है और एक दुकानदार से पूछता है, राम राम भैया, मैं काम की तलाश में हूँ। मुझे काम की बहुत जरूरत है। घर की हालत बहुत खराब है। क्या आपके यहाँ कोई काम मिल सकता है? आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तू वही चोर गोपाल है ना, जिसने रामलाल के यहाँ चोरी की थी? मेरे पास तेरे लिए कोई काम नहीं है। क्या पता कल को तू मेरी दुकान चुरा ले। निकल यहाँ से। गोपाल को यह सुनकर बहुत दुख पहुंचता है। वो वहां से चला जाता है। फिर एक मोहन सिंह सेठ के पास जाकर काम के लिए पूछता है। सेठ मान जाता है। ठीक है भाई, तुम कल से काम पर आ जाना। वैसे भी बहुत काम पड़ा है, मुझे 3-4 लोगों की जरूरत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी, मैं कल से आ जाऊंगा। तभी वहां पर सेठ की पत्नी आ जाती है। ये आप क्या कर रहे हैं? कोई जरूरत नहीं है इसको काम पर रखने की। आपको पता नहीं है इसमें क्या किया है? भलाई का जमाना नहीं है। आप इसको काम देकर भलाई करने जाओगे और कल को ये आपका घर साफ कर देगा। आजकल के लोगों का कोई भरोसा नहीं है। रामलाल भाई की यही गलती थी। उन्होंने इस पर भरोसा कर काम पर रखा था। यहाँ तक कि बचपन से इसे पाला, इसकी शादी भी करवाई, फिर भी इसने उनके साथ बेईमानी की। अगर अभी आपने इसे काम पर रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है भाग्यवान, नहीं रखूंगा इसे। गोपाल तुम जाओ भाई, तुम्हारी वजह से मेरे घर में झगड़ा नहीं चाहता। मैं काम पर नहीं रख सकता। तुम कहीं और जाकर काम देख लो। गोपाल निराश होकर वहां से चला जाता है और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। तभी रामलाल उसे किसी से बात करते हुए दिखता है। गोपाल रामलाल को देख बहुत खुश हो जाता है और उन्हें आवाज लगाता है, लेकिन रामलाल उसे अनदेखा कर वहां से चला जाता है। गोपाल को बहुत बुरा लगता है। वह निराश हो जाता है और घर चला जाता है। इधर गोपाल की पत्नी वर्षा को भी गांव की औरतें ताना मारती हैं। अरे देखो देखो, ये उस गोपाल की पत्नी है ना। मैंने तो सुना है दोनों पति पत्नी की मिली भगत थी। रामलाल जैसे अच्छे आदमी को अच्छा फंसा के रखा था इन दोनों ने, लेकिन सच्चाई ज्यादा दिन तक नहीं छुपती। इन दोनों को रंगे हाथ पकड़ा है। इनके घर पर नगद रुपये मिले हैं। वर्षा को उनकी बातें सुन बहुत बुरा लगता है। वह घर चली जाती है। घर पर गोपाल को देख वर्षा पूछती है, क्या हुआ जी? आपका काम देखने गए थे ना, मिला क्या? नहीं वर्षा, देखने गया था लेकिन वहां पर काम नहीं था। कल फिर जाके देखता हूँ। और तुम तो सब्जी लेने गई थी, लेकिन सब्जी तो कहीं दिख नहीं रही है। क्या हुआ, सब्जी नहीं लाई? जी, वो सब्जी के दाम कितने बढ़ गए हैं।
दाम सुनकर ही मैं वापस आ गई। मैंने सोचा दाल चावल ही बना देती हूँ। वैसे भी हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं बचे हैं। और फिर दोनों चुप बैठ जाते हैं। वर्षा और गोपाल लोगों की ताने की बात एक दूसरे से छुपाते हैं। फिर एक दिन गोपाल के घर एक आदमी आता है और बोलता है, अरे गोपाल, सेठ मोहन सिंह ने तुम्हें आज से ही काम पर बुलाया है, चलो जल्दी से। गोपाल और वर्षा बहुत खुश हो जाते हैं। क्या सच में? भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, मुझे काम तो मिल गया। वर्षा में निकलता हूँ। लेकिन खाना तो खाकर जाइए, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। वो सब बाद में वर्षा, मैं दोपहर में जब भी वक्त मिले खाना खाने आ जाऊंगा। अभी मुझे जाना पड़ेगा, बड़ी मुश्किल से काम मिला है। उन्होंने मुझे काम के लिए मना किया था, लेकिन अब बुला लिया है तो मुझे अभी जाना पड़ेगा, नहीं तो उन्हें बुरा लगेगा। तुम अपना ख्याल रखना और खाना भी खा लेना, पता नहीं मुझे देर भी हो सकती है। ठीक है, आप जाइए, जैसे ही फुर्सत मिले खाने के लिए आ जाना। गोपाल सेठ मोहन सिंह के पास काम करने निकल पड़ता है और दिन भर मजदूरी करने के बाद मोहन सिंह उसी दिन उसे एक दिन की अच्छी मजदूरी के पैसे भी दे देता है। ये लो भाई गोपाल, तुम्हारी आज की मजदूरी, कल से वक्त पर आ जाया करना। बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। आपको नहीं पता, घर की हालात बहुत खराब थी। अगर आज आप काम ना देते तो मुझे भूखे रहने की नौबत थी। मैं चलता हूँ सेठ जी, कल आ जाऊंगा। गोपाल खुशी से अपने घर की ओर चलता है और घर जाकर वर्षा को पैसे देता है। ये मेरी आज की मजदूरी है वर्षा, अब तुम घर की चिंता छोड़ दो। सेठ जी तो बहुत अच्छे पैसे दिए हैं मजदूरी के। हाँ वर्षा, सेठ जी बहुत दयालु है। शायद मेरी हालत पर तरस खाकर उन्होंने औरों से ज्यादा पैसे दिए होंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। आप खाना खा लीजिए, मैं अभी लगा देती हूँ। वर्षा खाना देती है, गोपाल खाना खाने लगता है। इधर सेठ मोहन सिंह रामलाल से मिलने जाता है। रामलाल, मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, जैसा तुमने बोला था। उसे काम पर भी रख लिया है और पैसे भी दिए हैं। तुम मेरे बहुत अच्छे मित्र हो, इसीलिए मैंने तुम्हारी बात मानी। तुमने कहा इसीलिए मेरी पत्नी मानी है, नहीं तो मेरी पत्नी को मनाना मुश्किल था। शुक्रिया दोस्त। इधर गोपाल सोच में पड़ जाता है। आखिर सेठ ने मुझे काम पर कैसे रख लिया? सेठ जी की पत्नी ने तो उस दिन साफ साफ मना कर दिया था और मुझे दूसरों से ज्यादा मजदूरी भी दी। ये हुआ कैसे? कल सेठ जी को पूछ लेता होगी कहीं मेरी वजह से सेठानी को कोई आपत्ति तो नहीं। दूसरे दिन गोपाल सेठ से पूछता है, सेठ जी, मेरी वजह से सेठानी नाराज तो नहीं है ना? उन्हें मेरा यहाँ काम करना मंजूर तो है ना? नहीं नहीं गोपाल, सेठानी को कोई आपत्ति नहीं है, वो मान गई है, इसीलिए तो तुम्हें बुलाया। फिर ठीक है सेठ जी, मैं वही सोच रहा था। आप दोनों का बड़ा एहसान है मुझ पर। मेरे बुरे समय में मेरी सहायता सिर्फ आपने की है। मैं आपका उपकार नहीं भूलूंगा सेठ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रुको गोपाल, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। दरअसल मुझे रामलाल ने बताने को मना किया था, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें पता होना चाहिए। क्या बात है सेठ जी? मेरे मालिक ठीक तो है ना? क्या बात है? हाँ गोपाल, वो बिल्कुल ठीक है। तुम्हारे धन्यवाद का हकदार में नहीं रामलाल है। रामलाल मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और मेरी पत्नी भी उनकी बहुत इज्जत करती है। उनके कहने पर ही हमने तुम्हें काम पर बुलाया था। गोपाल, वो तुम्हारी बहुत चिंता करते हैं। ये सुन गोपाल की आंखों में पानी आ जाता है। वो दौड़ते हुए रामलाल के घर जाता है। घर के बाहर ही उसे एक नौकर रोक लेता है। रुको गोपाल, तुम अंदर नहीं जा सकते। छोटे मालिक ने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था ना, फिर भी आ गए। मुझे बस एक बार मालिक से बात करनी है, मुझे जाने दो।
नहीं बोला ना, एक बार में समझ नहीं आता। निकल यहाँ से, वरना छोटे मालिक को बुलाता हूँ। गोपाल निराश होकर वहां से चला जाता है। गोपाल की आवाज सुन रामलाल भी गोपाल से मिलने को तड़पता है। सोचने लगता है, मैं जानता हूँ गोपाल बेटे, तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है। जितना तुम मुझे मिलने के लिए तड़प रहे हो उतना मैं भी तड़प रहा हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ बेटे। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुमने चोरी नहीं की है, तुम्हें किसी ने फंसाया है, लेकिन सबके सामने अशोक ने साबित कर दिया। मैं कुछ बोल ना सका। सारे गांव वाले तुम्हें चोर की नजर से देखने लगे, जबकि तुम बिल्कुल निर्दोष हो। तब तक मैं तुम्हारी बेगुनाही का सबूत सबके सामने नहीं लाता, तब तक मैं। फिर एक दिन अशोक एक आदमी से बात करता है। अच्छा, तो ये बात है, उस सेठ के यहाँ गोपाल को काम मिल गया। तुम एक काम करो, जैसे हमने पिताजी के कमरे से पैसे चुराए थे, गोपाल के कमरे में रखे थे, वैसे ही उस सेठ के यहाँ सेठानी का हार चुरा लो और मौका मिलते ही गोपाल के घर पे जाकर रख दो। मैं भी देखता हूं वो सेठ गोपाल को कैसे काम पर रखता है। उस गोपाल को मैं भूखे तड़प तड़प कर मरते हुए देखना चाहता हूं। उसे पाई पाई के लिए मोहताज ना बनाया तो मेरा भी नाम अशोक नहीं। ये सारी बातें रामलाल सुन लेता है। उसे बहुत बड़ा धक्का लगता है और गोपाल के लिए उसका दिल और भी तड़प उठता है। गुस्से में वो आग को अशोक के कमरे में ओम जाकर बोलता है, अच्छा तो ये बात है, तुम इतना गिर जाओगे ये मैंने कभी नहीं सोचा था। उस बेचारे गोपाल ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है जो तुम उसकी जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हुए हो। मुझे लगा तुम सुधर गए हो, लेकिन मैं गलत था। तुम कभी नहीं सुधरोगे। तुम ही इतना गिर गए कि खुद के घर में तुमने चोरी की और इल्जाम बेचारे उस गोपाल पर डाल दिया। तुम्हारी इस गंदी हरकत की वजह से उसे कितना कुछ झेलना पड़ रहा है, यहाँ तक कि उसके लिए तुम पुलिस भी बुला रहे थे। अब मैं पुलिस बुलाऊंगा और सारे गांव वालों को भी बताऊंगा कि तुमने किस तरह से उसे फंसाया है। तुम ऐसे नहीं सुधरोगे। तुम्हारा क्या भरोसा, कल को तुम उस बेचारे की जान ले लोगे। तुम्हारा फैसला कल होगा सबके सामने। अशोक कुछ भी नहीं बोलता, चुपचाप खड़ा रहता है। रामलाल वहां से चला जाता है और अगले दिन रामलाल सारे गांव वालों को अपने बेटे की सच्चाई बताता है और उसके बेटे की वजह से गोपाल को झेलना पड़ा। उसके लिए रामलाल अपनी 10 एकड़ की जमीन गोपाल के नाम करता है ताकि उसे कभी किसी पर निर्भर ना रहना पड़े, और उसका नौकर भी डर के मारे सच बता देता है। पुलिस भी बुलाई जाती है और अशोक और उसके नौकर को गिरफ्तार करके ले जाती है। मालिक, छोटे मालिक को माफ कर दीजिए, आखिर वो आपका बेटा है। नहीं बेटे, उसने बेटा कहने में शर्म आ रही। उसने सब बेटा होने का फर्ज नहीं निभाया। बेटे के सारे फर्ज तो तूने निभाए हैं। उसे कुछ दिन जेल में रहने दो, शायद उसकी अक्ल ठिकाने आ जाए।